नमस्कार दोस्तों, सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक प्रमुख व्यक्तित्व और साहित्यिक विभूतियों से संबंधित एक जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है मोलाराम तोमर। यह उत्तराखंड में जो चित्रकला है या चित्रकारिता है उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये इनसे संबंधित जो हमारे एग्ज़ाम में ग्रुप सी या उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको देखते हैं हम इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं इनसे संबंधित जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इनके अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो जो इनका जन्म है वह 1743 ईस्वी में श्रीनगर पौड़ी में होता है, यानी पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर जो नगर है उसमें इनका जन्म होता है। और जो ये डेट है 1743 यानी 1743 यह बैरिस्टर मुकंदी लाल के अनुसार है, तो इसको लगभग मान सकते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद इनके जो पिता थे वह मंगत राम थे और इनके दादाजी का नाम हीरालाल या इनको हीरानंद भी कहा जाता है। कई बुकों में आपको हीरालाल मिलेगा और कई में हीरानंद लिखा है, तो आप दोनों को देख लें। इसके बाद इनकी माता जी का नाम इनका रमा या रामा या रामो देवी, अलग अलग बुकों में अलग अलग है, तो ज़्यादातर बुकों में रामा देवी मिलता है। इसके बाद इनके गुरु की बात की जाए जिनसे इन्होंने चित्रकारिता और शिक्षा दीक्षा ली, तो इनके गुरु का नाम राय सिंह या राम सिंह। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। इनके अगर पैतृक पेशे की बात की जाए, यानी जो इनके पूर्वजों का जो पैतृक पेशा था वह स्वर्णकारी या सुनार से संबंधित था। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है यूके SSSC के द्वारा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो उनका पैतृक पेशा था स्वर्णकारी या सुनार था। और जो मोलाराम का पेशा था तो वो चित्रकारी थे, जो मुख्यतः उससे संबंधित है वो चित्रकारी थे। इनकी पूर्वजों की बात की जाए तो उनका स्वर्णकारी या सुनार था। मोलाराम के पुत्रों की बात की जाए तो उनके दो पुत्र थे, ज्वालाराम और शिवराम। अगर इनके पूर्वजों की बात की जाए तो इनके पूर्वजों में आपको अगर ध्यान होगा, पंवार वंश के जो राजा थे पृथ्वीपति शाह, तो उनके टाइम जब ये औरंगजेब के टाइम यानी शाहजहाँ के उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच लड़ाई होती है, तो उसमें जब दारा सिकों की सामूगढ़ के युद्ध में 1658 में उनकी हार होती है, तो उसके साथ जो ये दारा सिकों का पुत्र रहते हैं सुलेमान सिकों, तो ये क्या करते हैं, ये गढ़वाल के क्षेत्र में पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेने आते हैं। और इसी सुलेमान सिकों के साथ जो मोलाराम तोमर है उनके पूर्वज यानी श्यामदास और हरदास, तो ये दो लोग यहाँ पर गढ़वाल के क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद जब सुलेमान सिकों को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जो श्यामदास और हरदास रहते हैं ये यहीं पर रह जाते हैं, यानी श्रीनगर में ही रह जाते हैं। और यहीं पर ये क्या करते हैं, जो मुगल शैली में चित्रकारिता का प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद अगर इनकी डेथ की बात की जाए, मृत्यु की बात की जाए, तो ये 1833 में इनकी मोलाराम तोमर की मृत्यु हो जाती है और श्रीनगर में ही इनकी मृत्यु होती है। तो जो जन्म और मृत्यु से संबंधित जो डेटें हैं या सन हैं, तो इसमें जो बैरिस्टर मुकंदी लाल थे तो ये उनके अकॉर्डिंग है। अब अलग अलग बुकों में कई अन्य लेखक हैं, अन्य इतिहासकार हैं, तो वो अलग अलग डेटे देते हैं, पर लेकिन जो ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं इसमें 1833 ईस्वी तक इनकी मृत्यु मानी जाती है। और इनके जो दादाजी थे यानी हीरालाल या हीरानंद, इनको ही गढ़वाली शैली है, यानी पहाड़ी शैली की एक शाखा है गढ़वाली शैली, जो चित्रकारिता की एक शैली है, तो इसका जो गढ़वाल में इनका जो जनक माना जाता है वो हीरालाल या हीरानंद को माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर चित्रकारिता की गढ़वाली शैली का विकास किया। इसके बाद अगर इनके पूर्वजों की बात की जाए या वंश की बात की जाए, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि तोमर श्यामदास और हरदास ये दो लोग थे जो 1658 ईस्वी में ये दोनों पृथ्वीपति शाह के काल में सुलेमान सिकों के साथ आए थे। और इन्होंने ही गढ़वाल में चित्रकारिता का विकास किया और मुगल शैली से संबंधित, यानी इन्होंने विकास किया था। अगर यहाँ पर चित्रकारिता की बात की जाए तो इससे पहले भी यहाँ पर चित्रकारिता होती आई है
होती मतलब चल रही थी। ऐसा नहीं, प्रारंभ इन्होंने किया। आप अगर बलभद्र शाह के टाइम देखेंगे तो वहाँ पर भी वो चित्रकारी से संबंधित प्रमाण मिलते हैं, यानी चित्रकारिता का विकास 15वीं सदी में पहले ही हो चुका था। तो इन्होंने उस शैली को, जो मुगल शैली में चित्रकारिता, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद अगर इस क्षेत्र में उस समय पहाड़ी और मुगल शैली, यानी दोनों शैलियों का, चित्रकारिता के क्षेत्र में दोनों शैलियों का प्रचलन था। अगर पहाड़ी शैली की बात की जाए तो जम्मू से उत्तराखंड तक प्रचलित जो चित्रकारी शैली है उसको पहाड़ी शैली कहा जाता है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर इसमें हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, और जो ये पहाड़ी राज्य हैं इसमें उत्तराखंड, जम्मू से उत्तराखंड के बीच की जो चित्रकारी शैली है उसको पहाड़ी शैली नाम दिया जाता है। इसके बाद वंशजों की बात की जाए, तोमर श्यामदास और हरदास के बाद हरदास के पुत्र हुए हीरालाल, और इन्होंने ही जो गढ़वाली चित्र शैली थी उसका प्रारंभ किया। यानी यहाँ इस उस समय जो यहाँ पर पहाड़ी और मुगल चित्रकला शैली जो चल रही थी, तो इन दोनों के मिश्रण से इन्होंने एक नई शैली का विकास किया जिसको गढ़वाली चित्र शैली नाम दिया गया, या इसको उत्तराखंडी शैली भी कहा जाता है। इसके बाद इनके पुत्र हुए, हीरालाल के बाद मंगत राम इनके पुत्र हुए, और मंगत राम के पुत्र हुए मोलाराम, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इनके पुत्रों की अगर बात की जाए तो मोलाराम के दो पुत्र थे, ज्वालाराम और शिवराम। और ज्वालाराम के भी दो पुत्र होते हैं जिनका नाम है आत्माराम और तेजराम, और आत्माराम के भी दो पुत्र थे जिनका नाम है हरिराम और तुलसीराम। और इनके वंशजों की बात की जाए तो ये लगभग सभी चित्रकारिता से संबंधित थे। इसके बाद हम मोलाराम से संबंधित, यानी मोलाराम के समय उनको राज संरक्षण या राज आश्रय देने वाले प्रमुख शासकों की बात करते हैं। मोलाराम क्या थे? वो एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक सबसे प्रमुख जो चित्रकारिता से संबंधित थे। चित्रकार के अलावा वह एक प्रमुख कवि भी थे, दार्शनिक थे और एक इतिहासकार भी थे, और इसके अलावा उन्होंने अनेक उसमें रचनाएं भी की हैं। तो इस बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी मोलाराम को अनेक शासकों ने इनको राज संरक्षण या राजश्रय प्रदान किया, जिसमें गढ़वाल के 5 पवार शासकों का नाम आता है। और इसके अलावा जो कांगड़ा शासक यानी संसार चंद थे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो कांगड़ा के शासक थे संसार चंद, तो उन्होंने भी मोलाराम को दरबार में अपने राजश्रय प्रदान किया था। और वहाँ पर भी इन्होंने, कांगड़ा के क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ समय तक चित्रकारिता की थी। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से गढ़वाल के परमार शासक थे जिन्होंने मोलाराम को राज संरक्षण प्रदान किया। तो इसमें 5 शासकों का नाम आता है। प्रदीप शाह, यानी 1717 से 1772, तो इनका टाइम पीरियड है जिसमें प्रदीप शाह आते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही पहले परमार शासक हैं जिन्होंने मोलाराम तोमर को राज संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद ललित शाह आते हैं 1772 से 1720, इनके बीच इनका शासनकाल माना जाता है। इसके बाद जयकीर्ति शाह 1780 से 86 के बीच। फिर उसके बाद प्रद्युमन शाह 1786 से 1804 के बीच। और लास्ट जो पंवार शासक है जिन्होंने मोलाराम तोमर को राज संरक्षण प्रदान किया वो है सुदर्शन शाह, 1815 से 1859 के बीच इनका शासनकाल माना जाता है। और दूसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के शासक जो संसार चंद थे, इन्होंने भी इनको राज संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा जब 1804 में गढ़वाल और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है, यानी पंवार प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है, तो उसमें प्रद्युमन शाह पराजित हो जाते हैं और खुड़बुड़ा के युद्ध में 1804 में मारे जाते हैं। तो 1804 से पूरा गढ़वाल और कुमाऊं वो 1790 में पहले ही जीत चुके होते हैं। तो 1804 से 1815 ईस्वी के बीच यहाँ पर गोरखा शासन रहता है गढ़वाल के क्षेत्र में। तो जो 1804 से 1815 में यहाँ पर गोरखा काल था, तो इसके समय भी मोलाराम को पर्याप्त मान सम्मान मिला, उनको एक कह सकते हैं कि राज संरक्षण मिला, जिसका कारण उनका कीर्ति यश था। यानी जो वो चित्रकारी करते थे, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व था, तो उसके चर्चा यानी नेपाल में ऑलरेडी थी। तो इस वजह से जो उनका कीर्ति यश था वो नेपाल में फैला था, जिसके कारण गोरखा काल में भी, गोरखाओं के शासन काल में भी मोलाराम को पर्याप्त मान सम्मान मिला। और इससे रिलेटेड एक जो प्रमुख तथ्य है जो ध्यान देने योग्य है, जिसमें गोरखा जो सेनापति थे हस्तदल चौतरिया थे, उनके कहने पर मोलाराम ने
श्रीनगर के इतिहास को श्रीनगर दुर्दशा नामक ग्रंथ में लिखा था। यानी उन्होंने कहा कि आप श्रीनगर का इतिहास लिखिए, तो मोलाराम ने उसके लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्रीनगर दुर्दशा। अब मोलाराम के पंवार शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी जो 5 पंवार शासक हैं, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह, इन पांचों राजाओं से संबंधित जो इनसे रिलेटेड मोलाराम से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला है, मोलाराम गढ़वाल के पंवार शासकों काल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यानी इनकी शासन प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये पंवार शासकों काल में जिन्होंने इन्हें राज संरक्षण प्रदान किया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दूसरा, इनको मोलाराम को राज चित्रकार और राजकवि होने के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी बने रहे, या कई पंवार शासकों के काल में राजकवि और राज चित्रकार के पद पर रहे और इसके साथ ही ये राज्यसभा के सदस्य भी बने रहे। नेक्स्ट है इसमें कि कमजोर गढ़ शासकों, यानी जैसे जयकृत शाह जो कमजोर गढ़ शासक थे, उनके काल में शासन प्रशासन में इनकी विशेष भूमिका रही तथा जयकृत शाह द्वारा इनको विशेष प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा प्रद्युमन शाह के काल में उचित मान सम्मान न मिलने पर, यानी उसके बाद जब इनका मान सम्मान पर्याप्त रूप से मान सम्मान नहीं मिला, तो मोलाराम ने गढ़ गोरखा युद्ध में, यानी 1803-4 में जो गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर द्वितीय आक्रमण किया था, तो इस युद्ध में इन्होंने गोरखाओं को साथ दिया था, न कि गढ़वाल के शासकों का। यानी इस युद्ध में इन्होंने गोरखाओं का साथ दिया। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रद्युमन शाह के भाई थे प्रीतम शाह, जब 1815 में दोबारा से गढ़वाल शासक की पुनर्स्थापना टेरी में हो जाती है और सुदर्शन शाह राजा बनते हैं, उनके द्वारा मांग की जाती है कि जो प्रीतम शाह इन्होंने नेपाल में बंदी बनाए थे, तो वो 1817 में नेपाल सरकार द्वारा वापस भेजे जाते हैं। तो इसके बाद जब तक मोलाराम 1836 तक जीवित रहे, तब तक यह मोलाराम से चित्रकला सीखने टेरी से श्रीनगर जाया करते थे। प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टेरी से श्रीनगर जाते थे। इसके बाद मोलाराम द्वारा अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में सुदर्शन शाह से पर्याप्त मान सम्मान न मिलने के कारण इन्होंने फिरदौसी की तरह सुदर्शन दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा, और जिसमें इन्होंने सुदर्शन शाह की निंदा की है। यानी उनकी निंदा में जब इनको पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिला, अब मान सम्मान न मिलने का कारण है कि 1803-4 में इन्होंने गोरखाओं को साथ दिया और उसकी वजह से यहाँ पर गोरखाओं ने काफ़ी टाइम तक राज किया। तो इस कारण सुदर्शन शाह ने भी इनको पर्याप्त मान सम्मान नहीं दिया। और इनके अलावा जो इनके शिष्य चैतु और माणक नाम के व्यक्ति थे, उनको उन्होंने, जो चित्रकार थे, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो गढ़वाल के परमार शासक थे, इनके जो दरबार में चित्रकार रहते जिसको राज चित्रकार कहा जाता था, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसका नाम था तस्वीरदार, यानी राज चित्रकार को तस्वीरदार कहा जाता था। तो ये इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोलाराम एक चित्रकार के रूप में, यानी जो चित्रकार से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उनको देखते हैं कि जो मोलाराम के गुरु थे, गुरु राय सिंह या राम सिंह, इनसे इन्होंने श्रीनगर में चित्रकारिता और चंडिका उपासना की विधि सीखी थी श्रीनगर में। तो उनसे ही अगर इनके गुरु की बात, चित्रकारिता के गुरु की बात की जाए, तो गुरु राय सिंह या राम सिंह थे, जिनसे इन्होंने चित्रकारिता और चंडिका उपासना की विधि सीखी थी श्रीनगर में। इसके बाद जब इन्होंने चित्रकारिता सीखी, उसके बाद मोलाराम ने श्रीनगर में ही अपनी एक चित्रशाला खोली और उसमें जीवन भर संलग्न रहे। जब इन्होंने गुरु राम राय सिंह से चित्रकारिता सीखी, तो उसके बाद इन्होंने चित्रशाला खोली, जो 1803 में जब गढ़वाल के क्षेत्र में भूकंप आता है, तो उसमें जो ये चित्रशाला थी वह ध्वस्त हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 25 वर्षों तक, यानी जब मोलाराम ने चित्रकारिता प्रारंभ की, तो उसके शुरुआती जो 25 वर्ष थे, उस समय इन्होंने प्रारंभ के वर्षों में पहले मुगल शैली में चित्रकारिता की, और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ टाइम इन्होंने पहाड़ी शैली में की, और उसके बाद इन्होंने उत्तराखंडी या गढ़वाली शैली में चित्रकारिता प्रारंभ की।
इसके बाद जो इनके शिष्य और उत्तरवर्ती तथा साथी कलाकारों की बात की जाए, जो इनके टाइम पीरियड में जो प्रमुख चित्रकार थे, इनमें थे फर्रुख बाकर अली, मणिराम वैरागी और चैतू व माणकू। ये प्रमुख साथी कलाकार थे इनके। जो चैतू और माणकू हैं, इनको इनके शिष्य भी कहा जाता है और कई बुकों में इनको इनके साथी कलाकार भी कहा जाता है। इसके बाद पौराणिक विषयों व नायिकाओं के विशेषता, यानी जो पौराणिक विषय और नायिकाओं के चित्र बनाए गए हैं, उनमें एक कुछ प्रमुख बात है जो ध्यान रखने योग्य है। यानी इनमें क्या होता था, एक तो चित्रकार का नाम लिखा जाता था कि यह चित्र किसने बनाया है। दूसरा, चित्र के बारे में लिखा होता कि यह किससे संबंधित यह चित्र है। और तीसरा, इसमें तिथि का अंकन किया जाता है, यानी जब चित्र बनाया गया होता है तो उसमें डेट डाले जाते थे, यानी ये कब बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने कांगड़ा शासक, जो मैं आप पीछे भी बता चुका हूँ कि संसार चंद के दरबार में ये कुछ समय तक इन्होंने चित्रकारिता की थी। इसके बाद अगर मोलाराम के जो चित्रकारी इनके द्वारा की जाती थी, तो इनके जो प्रमुख चित्र होते थे वह निम्न विषयों से संबंधित होते थे। पहला, नायिका भेद। दूसरा, रामायण, महाभारत, रुक्मणी मंगल, कामसूत्र, दशावतार और अष्टदुर्गा। यानी ये प्रमुख विषय थे, इनसे संबंधित जो ज़्यादातर चित्र बनाए गए हैं वह इनसे संबंधित होते थे। इसके बाद मोलाराम उत्तराखंड के इतिहास में चित्रकारिता के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने ही जो गढ़वाली या उत्तराखंडी शैली है, इसको प्रमुख रूप से इसका विकास किया और उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसके बाद जो गढ़वाली शैली की प्रमुख विशेषता है, यानी जो अन्य पहाड़ी शैलियों से इसको अलग करती है, उसमें है नारी अंकन में गढ़वाली शैली और पहाड़ी शैलियों में सबसे ऊपर है। जो इसमें जो नारी अंकन दिखाया गया है वह, अर्थात नारी अंकन में गढ़वाली शैली पहाड़ी शैलियों से सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद अगर मोलाराम द्वारा जो प्रमुख चित्र बनाए गए हैं, यानी इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे, और जो प्रमुख चित्र हैं तो उनको देख लेते हैं, ये कौन कौन से इन्होंने प्रमुख चित्र बनाए हैं। पहला है चंद्रमुखी, इसके बाद मयंक मुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, वो घोड़े पर सवार हैं। इसके बाद दंपति, इसमें प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का चित्र है। राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला और मस्तानी, यह तीनों जो चित्र हैं वह एक प्रकार से श्रृंगार चित्र हैं। इसके बाद महादेव पार्वती, बाघ व घुरुड़, और घुरुड़ गढ़वाल में पहाड़ी बकरी के लिए कहा जाता है। वासक सटिया नायिका, यह भी एक प्रकार का श्रृंगार चित्र है। कदली प्रिया, कलिया दामन, चकोर प्रिया, गोवर्धन धारण नरसिंह अवतार, मोर प्रिया मस्तानी, राजा ललित शाह व मोलाराम। और जो राजा ललित शाह व मोलाराम है, इनका एक इसमें स्वयं का चित्र इन्होंने बनाया है। इसके बाद वासक सज्जा और प्रद्युमन शाह भाई के साथ। तो यह जो प्रमुख मोलाराम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं। और इसके बाद अगर चित्रों की बात की जाए तो इसमें इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनमें विभिन्न अवस्थाओं में जो इनके प्रमुख चित्र हैं, यानी जब वो प्रारंभ में चित्रकारिता करते थे तो उस समय के उनके जो प्रमुख चित्र हैं, जिसमें मोर प्रिया और चंद्रमुखी को माना जाता है। दूसरा, प्रौढ़ काल में जो उन्होंने चित्र बनाए उसमें मयंक मुखी को प्रमुख स्थान दिया जाता है। उसके बाद अगर इनके सारे चित्रों में से उत्कृष्ट चित्रों की बात की जाए, यानी जो सबसे अच्छे चित्र हैं, तो उसमें उत्कंठिता नायिका और जयदेव वजीर, जिनमें घोड़े पर सवार इनको दिखाया गया है। तो इन दोनों प्रमुख चित्रों को मोलाराम के उत्कृष्ट चित्रों में माना जाता है या रखा जाता है। अगर रूप चित्रों की बात की जाए तो रूप चित्रों में जो मोलाराम द्वारा प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का जो चित्र बनाया, यानी दंपति का जो चित्र बनाया गया है, तो वह प्रमुख रूप से आता है या सबसे श्रेष्ठ माना जाता है रूप चित्रों में। इसमें नोट में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राधा कृष्ण मिलन जो चित्र मोलाराम का जो प्रमुख चित्र है, वह अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और जिसको देश विदेश में अनेक कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित भी किया गया था। यानी जो राधा कृष्ण मिलन है उसको कई देश विदेश में कई एग्जीबिशन लगाए गए और उसमें उन चित्रों को रखा जाता है। अगर मोलाराम की चित्र शैलियों की बात की जाए तो इसमें इन्होंने 3 प्रमुख शैलियों का अनुसरण किया, जिसमें पहला मुगल शैली, उसके बाद पहाड़ी शैली और फिर गढ़वाली या उत्तराखंडी शैली। तो इन्होंने इन तीनों शैलियों में
चित्रकारिता की। मोलाराम की बात की जाए तो मोलाराम ने अपने बचपन में अपनी माँ से राम भक्ति यानी राम भक्ति इन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। इसके साथ ही इन्होंने चंडिका व राजराजेश्वरी की भी उपासना करते थे। ये जो मोलाराम थे वह चंडिका और राजराजेश्वरी देवी की, जो पंवारों की कुल देवी भी है राजराजेश्वरी, तो इन दोनों की उपासना करते थे। अगर इनके पंथ या मत की बात की जाए तो ये प्रारंभ में गोरखनाथ पंथ से संबंधित है या उसके अनुयायी थे। उसके बाद इन्होंने मनमंथ पंथ को के अनुयायी हो गए या उसको ग्रहण कर लिया और इन्होंने देवी जगदम्बा की उपासना करने लगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि मोलाराम थे वो बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक चित्रकार होने के साथ साथ एक कवि, दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की थी और जिसमें इन्होंने हिंदी, फारसी, संस्कृत और ब्रजभाषा का प्रयोग किया था और ये उनके अच्छे विद्वान भी थे। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको प्रकार विषय के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। इसमें जो इनके रचनाएं हैं उनको हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है स्वयं के चित्रों। जो स्वयं के चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे उन पर इन्होंने कविताएं लिखी। जो इन्होंने चित्र बनाए तो उसके आधार पर इन्होंने कविताएं रची। दूसरा, गढ़वाल राज्य के इतिहास व समसामयिक परिस्थिति व गोरखा काल में इन्होंने कविताएं लिखी, यानी गढ़वाल की जो उस टाइम का इतिहास था, समसामयिक परिस्थितियां थी, उस पर इन्होंने कविताएं लिखी, जिसमें प्रमुख है गढ़ राजवंश काव्य और श्रीनगर दुर्दशा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्षदयाल चौधरी ने गोरखा काल में इनसे कहा था कि आप श्रीनगर का इतिहास लिखिए, तो इन्होंने उसको श्रीनगर दुर्दशा नामक ग्रंथ में पिरोया था। इसके बाद आध्यात्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो इसमें इनका मनमंथ सागर प्रमुख है और मौसम से संबंधित यानी ऋतुओं से संबंधित इनका ऋतुवर्णन नामक प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद अनुवादित ग्रंथ यानी कुछ ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया था, जिसमें कालिदास के जो अभिज्ञान शकुंतलम नामक संस्कृत ग्रंथ है उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। मोलाराम की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गढ़ गीता संग्राम, और जो गढ़ गीता संग्राम इन्होंने ब्रजभाषा में रची है। श्रीनगर दुर्दशा, मनमंथ सागर, गढ़ राजवंश और सुदर्शन दर्शन। जो इन्होंने सुदर्शन शाह की निंदा में लिखी थी, या इनके अंतिम समय में अंतिम वर्षों में इन्होंने सुदर्शन दर्शन की रचना की थी। तो जो गढ़ राजवंश नामक काव्य है यह भी ब्रजभाषा में और यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है ब्रजभाषा की, यानी ब्रजभाषा से संबंधित मोलाराम की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है गढ़ राजवंश काव्य। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है उसमें है कि मोलाराम ने जो अपनी रचनाओं के लिए इन्होंने मुख्यतः क्या किया, ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। यानी ब्रजभाषा से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके लगभग सभी ब्रजभाषा में रचे गए हैं। इसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूत चित्रकला में इन्होंने चित्रकला की गढ़वाली शैली का वर्णन पहाड़ी शैली से अलग किया है। यानी इन्होंने पहाड़ी शैली से अलग दर्शाया है गढ़वाली शैली को। यानी गढ़वाल की जो चित्रकला शैली है उसको पहाड़ी शैली से अलग माना है और मोलाराम को गढ़वाली चित्र शैली का आचार्य घोषित किया है। ये क्या है, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजपूत चित्रकला, उसमें इन्होंने गढ़वाली चित्र शैली का आचार्य मोलाराम को घोषित किया है। इसके बाद बैरिस्टर मुकंदीलाल ने सर्वप्रथम मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लेकर आए। इन्होंने ये सर्वप्रथम जो मोलाराम के चित्र थे उनको ढूंढा और दुनिया के सामने रखा, और उनके द्वारा जो लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें मोलाराम को कला जगत के शिखर पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनमें जो इनकी पहले पुस्तक है जो उन्होंने 1969 में लिखी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स, दूसरी सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये 3 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको बैरिस्टर मुकंदीलाल ने मोलाराम से संबंधित लिखी हैं, और इसमें मोलाराम के चित्रों से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को उजागर किया गया है। इसके बाद जेसी फ्रेंच नामक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मोलाराम की चित्रकला तथा उससे संबंधित तथ्यों का वर्णन किया है। हिमालयन आर्ट और ये लिखी है जेसी फ्रेंच ने, जिसमें मोलाराम से संबंधित तथ्यों को उजागर किया गया है।
दोस्तों इसी के साथ ही हमारा मूलाराम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वह समाप्त होता है और बाकी इससे संबंधित इनसे संबंधित सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।